हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं धनजीलाल और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं भारत और विश्व का भूगोल यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस पेपर 2011 से 2022 करवाने जा रहा हूँ। और मैंने जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। उस वीडियो को आप ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर उस चैनल पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 2011 में आया हुआ। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण एवं समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रभाव में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ऑप्शन 1 बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। ऑप्शन बी भूविज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ऑप्शन 3 तरीय कल्पित बलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण। ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। मीन्स हिमालय के पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरवा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर अक्ष संघीय अवनमन है, मतलब नीचे की ओर झुका हुआ है। हिमालय की इसी अधिकारिकी का अनुसरण कर ब्रह्मपुत्र नदी भी नामचा बरवा के समीप भारत में प्रवेश करती है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जलवायु से क्लाइमेट से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 भारतीय मानसून का क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन 1 इंडियन ओशन डायपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। ऑप्शन 2 आईओडी की परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इंडियन ओशियन डायपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान के बीच के अंतर से विशेषित होती है। जो ये इंडियन ओशन डायपोल की घटना है, ये हिंद महासागर की घटना है। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? पहले हम समझ लेंगे उष्णकटिबंधीय क्या होती है। उष्णकटिबंधीय होती है जो भूमध्य रेखा के से 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री दक्षिण की ओर जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तथा तापमान अधिक पाया जाता है, उस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। उसके बाद में 30 डिग्री से 45 डिग्री तक उत्तर की ओर और तथा दक्षिण की ओर जहाँ पर थोड़ी ठंड होती है और वर्षा का अनुपात भी कम होता है, उस क्षेत्र को हम उपोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण 45 डिग्री से लेके 66 डिग्री तक उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। वहाँ पर बरसात कम होती है तथा सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। आर्कटिक वह क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और बहुत ठंडी जलवायु रहती है। ये आर्कटिक क्षेत्र होता है 66 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक उत्तर की ओर। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा
कौन सा नेशनल पार्क है भारत में जिसमें उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक वहाँ की जलवायु परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नेवरा वैली नेशनल पार्क, ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो सिक्किम में, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में और नेवरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए माना जाता है? ऑप्शन 1 किन्नौर सुपारी के लिए, ऑप्शन 2 मेवात आम, ऑप्शन 3 कोरोमंडल सोयाबीन। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं है, क्योंकि कोरोमंडल अमल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को कहते हैं, जबकि सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती है। जबकि आम मेवात में नहीं है, किन्नौर सेब के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 1 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है, क्योंकि दक्षिण भारत में मानसून है वो 1 जून को भारत के केरल तट पर पहुंचता है और 10 से 13 जून के बीच बम्बई में और कोलकाता तक पहुंच जाता है और मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीपीय दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रावधान हो जाती है। 10 जून को पटना, 15 जून को लखनऊ एवं 1 जुलाई को जयपुर को पहुंचता है। इस प्रकार सितंबर के आरंभ से ही उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। मतलब सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे की ओर हटने लगता है तथा मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से मानसून निवर्तित अर्थात निकल जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः जून से सितंबर माह के बीच होती है तथा दक्षिण भारत में यह जून से नवंबर तक बनी रहती है। तो अर्थात दक्षिण भारत में मानसून की अवधि ज़्यादा होती है और जो उत्तर भारत में है जून से सितंबर तक होती है। और ऑप्शन 2 का इसमें व्याख्या दे रखी है। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में मानसूनी पवनों का प्रवेश पश्चिम बंगाल से हिमालय के समांतर पश्चिम की ओर होता है। अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर ये पवनें भारी मात्रा में वर्षा करती है तथा आगे बढ़ती हुई इनकी आर्द्रता में ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मानसूनी पवनों से वर्षा में कमी होने लगती है तथा इनकी शुष्कता में वृद्धि हो जाती है। इसलिए उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इसलिए ऑप्शन 2 भी सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इनमें वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर आरोही क्रम है, अर्थात मतलब घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर। जो वन रिपोर्ट है ये हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है और
ये 2021-2023 में हुई। एक बार आप 2023 की वन रिपोर्ट आप गूगल पर सर्च मार लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस राज्य में वन की संख्या और प्रतिशत के आधार पर कौन कौन से राज्य अधिक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और कौन से राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि घटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, ऑप्शन डी घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। मतलब ये ऐसा पौधा है कि इसके पत्ते गिरने लग जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में विस्तारित है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद मतलब नीचे की ओर, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों तथा छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। टीक एक बहुउपयोगी तथा मूल्यवान लकड़ी है। यह भारत के अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस देश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अर्थात इस क्वेश्चन का आशय है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का जिसमें मैंग्रोव, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, मतलब मिलते हैं। ऑप्शन ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दक्षिण सौराष्ट्र, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 मिजोरम। ये उपरोक्त राज्यों में से किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं, मतलब ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो लंबे होते हैं तथा उनके पत्ते गिरते नहीं हैं और सदाबहार पौधे होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन दोनों प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वर्षा वनों का एक अनूठा उदाहरण है। ये वन जहाँ 200 सेमी से अधिक औसत वार्षिक वर्षा है और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, विशेषकर कर्नाटक के भाग, अन्नामला पहाड़ियाँ, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त वनों के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। आप एक बार मैप में देख सकते हो कि बेलाइचली एवं अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्णकटि कांटेदार वन, ये सब वनों के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2014 में आया हुआ है। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है। ऑप्शन ए बांज, ब्रूस, चंदन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांज और ब्रूस, क्योंकि चंदन दक्षिण भारत में पाए जाने वाला
वृक्ष है। हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले बांज, ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ब्रूस, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं तथा अधिक ऊंचाई वाले भाग पर टुंड्रा वनस्पति जैसे मोस, लाइकेन आदि पाए जाते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बांज एवं वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, 2000 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि ग्रान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। ग्रान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? ऑप्शन 1, ग्रान अनूप होने से समुद्र एवं मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न ही जाते हैं। ग्रान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। ग्रान के वृक्ष घने मतलब मैंग्रोव के वृक्ष घने बितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रान के वृक्ष अपने सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटों से नहीं उकड़ते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटों से नहीं उकड़ते हैं। अब मैंग्रोव जो लवणीय जल की एक तटीय वनस्पति है, इसमें सुंदरी, मैंग्रोव, कच्छ वनस्पति एवं ज्वारीय वनस्पति आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें एलोफाइट्स के नाम से भी पुकारते हैं और ये जैसे सुंदरबन डेल्टा, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप आदि में पाए जाते हैं। वैसे इसमें मैप में बता रखा है जैसे महानदी मैंग्रोव, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव, कावेरी डेल्टा मैंग्रोव, गोवा मैंग्रोव, रत्नागिरी मैंग्रोव, गुजरात के मैंग्रोव, सुंदरबन मैंग्रोव, अंडमान व निकोबार मैंग्रोव। मैं साथियों ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि जो जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो व्याख्या के साथ में बताए तो वो बेटर होता है, क्योंकि उससे आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी तथा वो एक लंबे समय तक आपकी याददाश्ती में बनी रहेगी। इसलिए मैं थोड़ी व्याख्या कर रहा हूँ। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन उससे आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। अब मृदा या सोइल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? ऑप्शन ए भूरी वन मृदा, ऑप्शन बी बिदरिया फिशिर ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और सिस्ट, ऑप्शन डी सेल और चूना पत्थर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिदरी या ज्वालामुखी चट्टान। और जो काली मृदा है इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं और यह कपास की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसका स्थान देखिए भारत में तो ये तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर उसके बाद में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1,
कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। ऑप्शन 2, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन 3, कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन सेलिनाइजेशन में योगदान कर सकती है। ये उपरोक्त कथनों में से एक कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और जो ऑप्शन 3 है वो सही होगा, क्योंकि गंधक चक्र में मृदा की भूमिका होती है और मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 गलत है, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है। 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी या मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ऑप्शन 2, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों का समृद्ध बनाना। कृषि भूमि में उर्वरकों की अति उपयोग को रोकना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 3 सही है। कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, ये इसका उद्देश्य है सोइल हेल्थ कार्ड का। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ऑप्शन ए, वेदिका कृषि। ऑप्शन 2, वन उन्मूलन। ऑप्शन 3, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है, वन उन्मूलन से संबंधित है मृदा अपक्षय की समस्या, अर्थात हमें वनों का क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। और जो वेदिका कृषि को सीढ़ीनुमा कृषि भी कहे जाते हैं, ये ढालयुक्त क्षेत्रों पे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। ऑप्शन 3, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। ऑप्शन 4, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4 कथन सही है। ये लाल रंग की होती है तथा इस मिट्टी में काजू और टेपियोका की खेती की जाती है। ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध नहीं होती है तथा ये इसमें देख लेते हैं लेटराइट मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट व कैल्शियम की कमी होती है तथा लोहे ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में प्रचुर मात्रा में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ऑप्शन ए, प्रबल पूर्ण क्रिया के अधीन मरुपांत। ऑप्शन बी, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान। ऑप्शन सी, अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुलम भूमि। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है परिरेखा बंधन विधि के बारे में। इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं। समुच्चय बांध निर्माण या कंटूर बंडिंग को एक कंटूर जुताई, समुच्चय जुताई तथा कंटूर कृषि के नाम से जाना जाता है। ये मृदा के संरक्षण हेतु एक कृषि तकनीक है जिसके तहत किसी ढालयुक्त भूमि पर एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर एक परिरेखा बनाई जाती है। यह विधि उन क्षेत्रों में अधिक कारगर होती है जहाँ पर तीव्र ढाल
एवं अधिक जल वर्षा के कारण तेज गति से अपरदन होता है, जैसे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पर्वतीय ढाल। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए जंतु दोबारा यूरिया का उत्सर्जन, ऑप्शन 2 मनुष्य दोबारा कोयले को जलाना, ऑप्शन 3 वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जंतु दोबारा यूरिया का उत्सर्जन, ऑप्शन 3 वनस्पति की मृत्यु। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतु दोबारा यूरिया का उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। कोयले के जलने से वातावरण में नाइट्रोजन का ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यह नाइट्रोजन सीधे मृदा में नहीं पहुंच पाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, ऑप्शन बी यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, ऑप्शन सी यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, ऑप्शन डी यह मृदा की वायु अवकाशों को जड़ से भर देता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। उपरोक्त में से कितने आम और चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3 राज्य। आजकल ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन वाले बहुत आ रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम चाय उत्पादक में, जैसे तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो आंध्र प्रदेश है वो नहीं है। भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019 और 20 के अनुसार सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन 2 कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन, गीला करना और सूखा करना किया जाता है, क्या परिणाम होता है? ऑप्शन 1 बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, ऑप्शन 3 बिजली की कम खपत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन का कम उत्पादन होता है और बिजली की कम खपत होती है। हेलो साथियों, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट मी और आपको भगवान सफलता की मंजिल तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।